बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी के हवाले से तनकीद की जा रही है। डील का तासुर क्यों दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत क्यों है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि रुपए की कद्र में बेहतरी की क्या वजूहात हैं और महंगाई का जिन कैसे काबू में आ सकेगा। डॉलर की स्मगलिंग से पाकिस्तानी मईशत को कैसे नुकसान पहुंचता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम देखेंगे कि गजा पर इसराइली जारहियत के साथ अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में खारजा पॉलिसी क्यों नाकामी की तरफ गामजन है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबरों की तस्दीक के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल में मजीद इजाफा हो चुका है। पंजाब में हर तरफ मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से अवामी आगाही मुहिम चलाई जा रही है, मगर दूसरी तरफ साबका इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को लेकर गिले करती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मियां नवाज शरीफ की वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि सजा याफ्ता नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर सरकारी प्रोटोकॉल देने का कोई जवाब नहीं। अगर उनको अदालतों से क्लीन चिट मिल रही है तो फिर यह सहूलत दूसरों को भी मिलनी चाहिए। जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर असलम गुल ने मुस्लिम लीग नून के कायद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वतन पहुंचकर जेल में अपनी कैद की मुद्दत पूरी करनी चाहिए और बाद में इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। आज से 2 रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मियां नवाज शरीफ की वापसी को एक डील करार देते हुए कहा था कि नून लीग वालों को अबूरी काबीना में शामिल किया जा रहा है और हमारे पे नैब केसेस बनाए जा रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह लाहौर में मीडिया टॉक के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा भी किया था। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी मियां नवाज शरीफ की वापसी को एक खुफिया मुआहिदा करार देते हुए कहा कि एक मफरूर और सजा याफ्ता मुजरिम की वतन वापसी कानून और इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के कायद की वापसी को एक डील करार दे रही है। वज़ीर आज़म को सरकारी प्रोटोकॉल की फराहमी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है और क्या नवाज शरीफ की वापसी से पीपल्स पार्टी खौफजदा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी ये बात कर चुके हैं, तो नवाज शरीफ को लेकर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस तासुर का शिकार है कि शायद कोई खुफिया मुआहिदा हुआ है, कोई डील हुई है। अब तो कैटेगोरिकली आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से बात कर रहे हैं कि जी वो सज़ा याफ्ता हैं, उनको वापस आके जेल से आना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि वो डील करके वापस आ रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये तो मीडिया के सवालात हैं जिसका जवाब हमें देना पड़ता है। मुझसे भी कई चैनल्स पे सवाल हुआ कि जी ये फरमाइए कि अगर मियां साहब वापस आते हैं तो क्या होगा, उनके खिलाफ तो सजा हुई है। तो इस सवाल के जवाब में यकीनन हमें जो हकायक हैं वो बयान करने हैं और वो बड़े सिंपल हैं। मियां साहब यकीनन एक कैदी के तौर पे थे जी, और वहां से वो गए परमिशन लेके, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, वो वापस तशरीफ ला रहे हैं। मेरी जमात उनको वेलकम कर रही है। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि जी वो डील करके वापस आ रहे हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन मुर्तजा साहब ने ये बात की है। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात की है। अगर है तो यकीनन उनके पास कोई रीजन होगा, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि उनका आना जो है वो खुशाइंद है। और जो बिलावल साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा, सो उसका क्या मतलब हुआ? लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मतलब बड़ा वाज़ेह है जी कि पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है या बाकी जमातों के बराबर उनको आज़ादी नहीं है। लेकिन इसके लिए तो आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था जमात ने, और वो इंशाल्लाह अगले 2-4 या 5 कुछ दिनों में वो मीटिंग रख रहे हैं और उस मीटिंग में वो पार्टी को ब्रीफ करेंगे कि उन्होंने जो पार्टी ने इख्तियार दिया था
उसके तहत क्या पीपल्स पार्टी के इश्यूज उन्होंने एड्रेस कराए हैं। अच्छा कायरा साहब, लेकिन जी मुकम्मल लेकिन मेरे ये जो दोस्तों का आप जिक्र फरमा रही हैं जी, इनकी गुफ्तगू से मुझे पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं वहां था नहीं। ठीक है, आई एम नॉट इन लाइन के वो क्यों ये बातें हुई है, क्या हुई है, क्यों हुई। हसन मुर्तज़ा साहब और असलम गुल साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले 2 दिन पहले राजा परवेज अशरफ भी यही बात कर चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो डील के बगैर नहीं आ सकते हैं, डील करके आ रहे हैं। पीटीआई का तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो डे 1 से कह रहे हैं कि जी कोई खुफिया मुआहदा हुआ है। बहरहाल ये जो लेवल पेइंग फील्ड है, इस पर ज़रा वापस आते हैं कि आपने कहा कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जा रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, किसकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? सादिया, इसके ऊपर मैंने वजाहत की ना कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जमात ने ये इख्तियार दिया था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने ये इख्तियार दिया था कि आप अपने तई गुफ्तगू के जरिए पीपल्स पार्टी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कराने की कोशिश करें। अब वो मीटिंग में बताएंगे कि वो क्या हुआ, वो मीटिंग्स नतीजा खेज हुई नहीं हुई, फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। अभी मेरे पास उसके बारे में कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। चलिए, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि वो मीटिंग्स किससे हो रही हैं जिस पे आप कह रहे हैं? मैं उन मीटिंगों का शायद नहीं हूँ, मैं तो लाला मूसा में हूँ। जरदारी साहब पिछले दिनों इस्लामाबाद लाहौर थे, वो कई लोगों से मिले हैं, लीडर्स से पार्टियों के, अदरवाइज भी उनके राब्ते हुए होंगे, लेकिन मैं क्योंकि उसके उन मीटिंग्स में साथ नहीं था, इस बारे में जो लोग साथ थे उन्हें शायद बेहतर पता हो, लेकिन उसके लिए वैसे भी अब वो अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को ब्रीफ करेंगे तो तभी पता चलेगा। ठीक है कायर साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं और ख़ास तौर से पंजाब से आपका ताल्लुक है, तो पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस पे मोहसिन नकवी साहब के बतौर निगरान वज़ीर आला किरदार पे भी शक है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे वो PMLN की कोई बी टीम बने हुए, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि आसिफ जरदारी जो हैं वो मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहते थे, मगर वो हमारे आदमी नहीं हैं, वो उनके आदमी हैं जिन्होंने उनको सीट पर बिठाया है। तो इस पे क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा है उन्होंने दुरुस्त कहा है और उनके पास उसके सॉलिड रीजंस हैं और उनका कहना हक है। अगर किसी एक जमात के लोग अकोमोडेट हो रहे हों, अगर एक जमात के लोगों को आसानियां पैदा की जा रही हों उनके लिए, और वो आसानियां हमें ग्राउंड पे नजर आ रही हों हर जगह, तो फिर लोग गिले शिकवे तो करते ही हैं ना। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ है पंजाब की, खास तौर से मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली पंजाब, ऐसा क्या हुआ है कि आपका मोहसिन नकवी साहब से इतना अच्छा ताल्लुक था पीपल्स पार्टी का जिसमें दरार आ गई? आपने कहा ना था, बस वो था। अच्छा कायरा साहब, नैब के केसेस के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग ये नैब के केसेस दोबारा खुलने पे भी यही बात करते हैं कि जी ये भी हमें अगले इलेक्शन से रोकने के लिए कोई मुनज़्ज़म साजिश जो है वो की जा रही है। नैब के केसेस तो जी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से खुले हैं, और मेरे चेयरमैन ने बड़ा वजाहत से इस बात के बारे में कह दिया था कि हमारे लिए ये कोई परेशानी का लम्हा नहीं है, कानून नया हो या पुराना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून सबके लिए एक हो, एक लाठी एक आंख, सब एक कानून के तहत देखे जाएं, उनके साथ एक सलूक हो, उस पर किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, किसी इदारे को तखसीस या उसके लिए अलहदा कवानीन ना। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो शिकायत हैं, आप लोगों के एक डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई है, लेकिन मामलात कुछ तय नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि जब तक कोई डेट नहीं आती है तब तक हमें यकीन नहीं होगा। सो अब नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है, अगर उनको एक तरफ से यकीन है कि बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे होने जा रहे हैं तभी तो वो वापस आएंगे, या आपको अभी भी लगता है शायबा है इलेक्शंस के होने का जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फेब में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, आप भी मीडिया वाले भी रोज जब हम प्रोग्राम्स में आते हैं तो ये सवाल जरूर होता है कि आपको उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे, आप भी रोज सवाल करते हैं। हम लोगों में भी जहां जाते हैं, ये सोशल मीडिया में, आम गपशप में हर वक्त ये खबर चलती रहती है और हम उन्हें कहते रहते हैं कि नहीं भाई इलेक्शन होने हैं, टाइम पे होने हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हुकूमत वक्त कह रही है, सियासी जमातें कह रही है, तो कैसे हो सकता है कि इलेक्शन ना हो। लेकिन बहरहाल ये सवाल मुसलसल है, ये अब तो हांट करना शुरू हो गया। इसीलिए
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि आप इसका फैसला करके ऐलान फरमाइए। उन्होंने हफ्ता तो दे दिया, अगर वो शेड्यूल दे दे तो ये बहुत सारी जो गर्द है इस सवाल के बारे में ये छट जाएगी। बट आपको क्या वजह समझ में आती है, क्यों नहीं ऐलान हो पा रहा? इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जब सारी जमातों की मीटिंग हुई जी, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम जल्द जारी कर देंगे इलेक्शन शेड्यूल। आपको यकीन है? चले पार्टी का मौकफ अपनी जगह, जाती तौर पे आपको यकीन है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? मेरा मौकफ वही है जो मेरी जमात का है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए कि मुझे इलेक्शन ना होने का कोई वजह नजर नहीं आती। जिन तबकात ने इलेक्शन कराने हैं वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने, जिन इदारों ने कराने हैं वो भी कह रहे हैं कराने हैं। सियासी जमातें भी उसमें गेयर्ड अप हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कायरा साहब, क्योंकि आपके पीपल्स पार्टी के लोग, पिछले दिनों शर्जील मेमन से हमारी बात हो रही थी, सईदनी से बात हो, फैसल करीम कुंडी से बात हो, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं यकीन है जब तक एक डेट नहीं आएगी। तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाएंगे अगर शेड्यूल आ जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल दे देना चाहिए, ये तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो कह रही है। ठीक है, ठीक है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन अगले इंतखाबात को लेके कैसी देखते हैं? बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, लोगों ने भी सारी जमातों को देख लिया है, मुस्लिम लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, और अब फेयर ओपिनियन लोग अपना ले सकेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोग भी फेयर ओपिनियन लेते हुए ये देखेंगे कि वो कौन सी जमात है जो इस मुल्क के मजदूरों का, किसानों का ख्याल रखती है, जो इस मुल्क की गरीब औरतों को, बेघर खानदानों को, उनको सपोर्ट करती है, जो इस मुल्क के फ्लड इफेक्टीज को भी मकान बना के देती है, जो औरतों को, जो माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है, जो इस मुल्क में रिकॉर्ड ज़री पैदावार कराती है, वो कौन सी जमात है जो सी पैक की बुनियाद रखती है। लिहाजा लोगों के पास एक फेयर ओपिनियन होगा लेने का मौका। अच्छा, और आप अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कब से करने जा रहे हैं? क्योंकि उस हवाले से कोई आप लोगों की तरफ से जो डेट है वो नहीं आ रही, तारीख नहीं आ रही है। PMLN जो है वो अवामी आगाही मुहिम शुरू करके बैठी हुई है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मुहिम कब शुरू होगी? PMLN का तो क्योंकि मियां साहब की वापसी है, उसके लिए वो इस्तकबालिया तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह की वो तैयारियां भी हो रही हैं और इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, ऐसे भी साथ ही साथ है। हमारी भी चेयरमैन साहब ने शुरू किया था, अब वो फिर इंशाल्लाह जल्द अपनी कैंपेन को रीस्टार्ट करेंगे। अभी हम अपना जो होमवर्क होता है वो कर रहे हैं। और वैसे भी ये 3-4 महीने की लंबी जो मुहिम है ये चलाना कोई आसान काम नहीं, ये मुश्किल काम है और बड़ा महंगा काम भी है, लिहाजा इसके ऊपर तहम्मुल से बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा आप जी इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने कहा कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में आपको नहीं पता कि उन्होंने डील की बात क्यों की है, लेकिन एक और चीज़ पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी, और ये भी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया गया कि जी ये जो मियां नवाज शरीफ को लंदन में प्रोटोकॉल दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, ये गलत है। सादिया, अभी मैं इसके बारे में इसलिए कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। मैं अभी चेक करता हूँ, देन आई विल बी इन ए पोजीशन कि मुझे उस पर क्या बात करनी है। अच्छा, लेकिन क्योंकि आपने वो देखा तो होगा जिसमें लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हैं डॉक्टर फैसल, वो मैंने देखा है, लेकिन मेरे साथियों ने जो बातें की हैं वो इत्तेफाक से मैं नहीं देख सका, मैं देख के इस पर बात करूँ। बट आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? साबिक वजीर आजम तो हैं वो। मेरी जाती ओपिनियन इस वक्त मैटर नहीं करती, मैं पार्टी के ओपिनियन के ऊपर बात करूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। गुज़श्ता एक माह से निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशों के बाद पाकिस्तानी मईशत ने मुस्बत इशारे जाहिर करने शुरू किए। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कद्र में बेहतरी का सिलसिला गुज़श्ता 30 दिन से जारी है। एक माह के अंदर अमरीकी डॉलर की कद्र तारीख की बुलंद तरीन सतह
307.10 से कम होकर गुज़श्ता जुमे के रोज 277.62 रुपए पर पहुंचकर बंद हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क कम होने से गुज़श्ता माह सितंबर के महीने में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र भी 5.3% इजाफे के साथ $2.09 बिलियन से बढ़कर $2.21 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। दूसरी जाने पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कदर $84 फी बैरल से बढ़कर $91 तक पहुंचने के बावजूद आज रात पेट्रोल की कदर में ₹36 और डीजल की ₹19 फी लीटर सस्ते होने की तवक्को की जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने की नुमाया वजह गजा इजराइल तनाज़े करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी की बड़ी वजह गुज़श्ता एक माह के दौरान अमरीकी डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करार दी जा रही है। महंगाई की शरह सितंबर के महीने में 27.4% से बढ़कर 31.4% तक पहुंच चुकी है, जो कि गुज़श्ता 4 माह की बुलंद तरीन शरह है। महंगाई की सबसे बड़ी और अहम वजह सितंबर के महीने में पेट्रोल और बिजली के नरखों में इजाफा था, जिससे पाकिस्तानी अवाम महंगाई के शदीद बोझ तले मजीद दबती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता एक साल के आदादोशुमार पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो गुज़श्ता सितंबर की निस्बत बिजली के नर्ख में 164% इजाफा, गैस के नर्ख में 63% इजाफा, जबकि एक साल पहले की निस्बत पेट्रोल के नर्ख में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। आने वाले दिनों में गैस की कीमत में मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, मगर पेट्रोल की कीमतों में कमी के सबब महंगाई की शरह में भी कमी की उम्मीद की जा रही है। अगर पेरिशेबल फूड आइटम्स की कीमत में इजाफा देखा जाए तो सितंबर के महीने में चीनी की कीमत में स्मगलिंग और दीगर सियासी वजूहात शामिल हैं। निगरान वजीर खजाना शाद अख्तर के फराहम करदा आदादोशुमार को देखें तो पाकिस्तान में 95 मिलियन अफराद, जो कि कुल आबादी का 40% बनता है, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि गुज़श्ता एक साल में बेरोजगारी की शरह 6.3% से बढ़कर 10% तक पहुंच चुकी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करते हुए सवाल उठाएंगे कि महंगाई की शरह में कमी कैसे मुमकिन हो सकेगी, सस्ती एनर्जी के जराए तलाश करने की राह में क्या रुकावट है, अफगानिस्तान स्मगलिंग किस तरह पाकिस्तान की मईशत को खा रही है, क्या रोकथाम के इक़दाम मुस्तकिल बुनियाद पर कायम रह सकेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं माहिर मौशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी तक जितने भी इक़दामात उठाए गए हैं, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान जो स्मगलिंग है डॉलर की या दीगर अशिया की, उसको रोकने के लिए, आप देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल हो सकते हैं? तो सादिया, लेट मी से कि आपने एक बहुत अच्छा जायजा सामने रखा है इकोनॉमी का। आपने शॉर्ट टर्म मेजर्स पे भी बात की है, और आपने ये भी बात किया है कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है लोगों के लिए वो इन्फ्लेशन है, और फिर आपने साथ साथ एक इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो भी सामने रखा है। सो हम इसका जायजा लेते हैं कि पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड, जो कि आपने पूछा, उससे शुरू करते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वहाँ 6-7 अरब डॉलर का ट्रेड हो रहा था पिछले साल। ये ट्रेड जो है ये 2023 में 4 अरब डॉलर से बढ़ के 6.7 बिलियन डॉलर हो गया। उसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही थी, सिंथेटिक रेयन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते, और ये बहुत से ऐसे हैं जो स्मगल होकर पाकिस्तान में ही बिक रहे थे। ये 6.7 बिलियन डॉलर्स भी ओपन मार्केट से खरीदे जा रहे थे, इसलिए आपने एक प्रेशर भी देखा जो हमारी एक कर्ब मार्केट के बाहर एक इनफॉर्मल मार्केट डेवलप हुई थी। सो इसको कर्ब करना पाकिस्तान की स्मगलिंग के एक खातिर खा मसाइल को हल करने से ताल्लुक रखता है। सो आपने 12 दिन तोरखम का बॉर्डर बंद किया, अब आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे ट्रैक एंड ट्रेस को सख्त किया, अब आपने कहा कि हम जो 25% कंटेनर हैं आई थिंक उनको ट्रैक एंड ट्रेस के अलावा उसमें से गुजारेंगे ताकि हमें मालूम हो कि इसमें से क्या गुजर रहा है। सो आपने कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं जिससे एक उम्मीद बंधी है कि इनफॉर्मल ट्रेड जो हमारे मुल्क में है उसको कम करने में मदद मिले। इसके साथ साथ आपने रुपए की कदर कम करने के लिए जो मार्केट ड्राइव कर रही थी इसको, वो कौन सी मार्केट थी? वो एक थर्ड मार्केट थी साथिया, वो एक इलीगल इलेजिटिमेट मार्केट है। आपने तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा है कि उसको कम करें, प्लस आपने कुछ स्मगलिंग के मेजर्स जो हैं उस पे कर्ब किया। चीनी हमने कहा 2.5 लाख टन जानी चाहिए पाकिस्तान से, जी इतनी सरप्लस है, फेयर इनफ, चली गई 6.5 लाख टन, 7 लाख टन। तखमीना तो इसका भी हमारे पास नहीं है, पर वो स्मगलिंग की मद में चली गई। चीनी
की कीमत 200 रुपए तक चली गई, तो आपने उस पे मेजर्स कुछ लिए होर्डिंग पे, तो थोड़ा सा आपने देखा कि उधर भी तकवीयत आई। पर अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। रुपए की कीमत पे 10% इस वक्त तक तकरीबन इंटरबैंक में इस्तेहकाम आया है और 18 से 20% ओपन मार्केट में आया है। इसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आएगा इन द शॉर्ट रन, ये ठीक है। अब इन मेजर्स को साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। 3 तरह के मेजर्स इकोनॉमी चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिसी और स्ट्रक्चरल। अब पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो सामने आना शुरू होने चाहिए। वो क्या हैं? मसलन जो फाइनेंस की टीम है उसको ये बताना चाहिए कि इनकमिंग डॉलर्स जो हैं वो इस साल में क्या हैं उनके पास, क्या वो कंफर्टेबली आपकी जो इस वक्त की नीड है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि आपके स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद $1.1 बिलियन कम हुए हैं। अभी भी आपकी 23-24 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। आई एम श्योर कि पूरा करने के लिए आप स्टेप्स ले रहे होंगे। अब वो स्टेप्स भी सामने आने चाहिए, वो IMF के लिए भी जरूरी हैं। ये बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि इंतजामी जो मामलात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, बट पॉलिसी और स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं वो भी सामने आनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आई है और काफ़ी हद तक आई है। अब वही आगे जाके पता चलता है कि मज़ीद इसी तरीके से सिलसिला जारी रहता है या रुकता है, क्या होता है। लेकिन इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि महंगाई की शरह तो बढ़ती ही चली जा रही है। गुज़श्ता महीने मैं देख रही थी फिगर्स कि वो 31% से बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही कलीदी सवाल है, बिकॉज अगर कोई भी इंसान खास या आम, ये हम आम को भी इस वक्त छोड़ दें, वो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत, वो जो हमारी फूड आइटम्स हैं इनकी कीमत में जब जाता है तो बाकी सब कुछ अगर साइड पे रख दिया जाए तो उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिस्टर्ब हो गया है। जो हमारा बिजनेस है उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है। सो इट हैज अफेक्टेड एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। इसमें बहुत से अनासिर हैं। जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा संभलना शुरू करेगी। ये जो 10% हमारी रुपए की कदर बढ़ी है, बट दैट ऑल्सो इज वेरी डिपेंडेंट। आपने बड़ी अच्छी बात सामने रखी, $95 पे बैरल तेल चला गया था, वो थोड़ा सा कम होके $84-85 आ गया था, बट आज फिर वो इस वक्त $91 के करीब ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। सो एक तो हम बहुत लिंक्ड हैं इस वक्त। 25% इंपोर्ट हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है सादिया, और हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल प्राइस पे उसमें। सो इन द शॉर्ट रन तो एक इन्फ्लेशन वहां से आ रही है। अब सादिया थोड़ा सा मैं एक गुजारिश करूंगा कि एक इन्फ्लेशन आ रही है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कॉटन भी पिछले साल कम आई, राइस भी पिछले साल कम आई, बाकी क्रॉप्स बिकॉज हमने सफर किया था, मतलब 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर, राइट? आई मीन दैट वाज अ सीरियस थिंग। अब कुछ अब कुछ रिकवरी उसमें दिखाई दे रही है, पर जो बहुत बड़ा आंसर है ना, ये मैं लोगों को सादे अंदाज में बयान करूं, वो ये है कि फाइनेंस की टीम को अपना जो बजट का खसारा है उसको कम करना है, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है। इसको आसानी से इस तरह समझिए कि रुपए छापने पड़ते हैं आपको जब आप खसारा करते हैं, क्योंकि मनीज तो कहीं से आनी है। जब आप वो रुपए छापते हैं तो वो रुपया एक डिमांड क्रिएट करता है मार्केट में, उस रुपए के छापने का एक बहुत बड़ा प्राइस पे इफेक्ट आता है। सो अगेन अब पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत है। अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे आप कम करेंगे और आप अपने टैक्स की बेस को कैसे शॉर्ट रन में भी बढ़ाएंगे और मीडियम टर्म में स्ट्रक्चरली काम कैसे करेंगे। देखिए, इकोनॉमी हमारी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे हम एडमिन, पॉलिसी और स्ट्रक्चरल मेजर्स लेंगे। मैं पाकिस्तान में ये बात सादिया नहीं मानता कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। स्टेट ने अभी रिट दिखाई है ना, स्मगलिंग को भी रोकने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात करें कि अगर वाकई वो कहते हैं ना रियासत अपनी पे आ जाए, दिखाना अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाना, तो फिर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। वो रेट किस तरीके से कायम करती है रियासत उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये माजी में क्यों नहीं हुआ? जब सबको पता भी था, ये इकदाम क्यों नहीं हुए? एंड सेकेंडली हमारा हमेशा से अलमिया ये रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई फ़ायदा हो रहा होता है तो वो फिर आवाम की तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इस तमाम तरह से ये जो डॉलर स्मगल हो रहा था, जो भी मामलात थे, कौन मुस्तफ़ीद हो रहा था इससे पाकिस्तान में? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा और लोग समझ नहीं पाते इस सवाल को, पर हम ये जो मैं अभी जवाब दूंगा, यू कैन नोट दिस डाउन फॉरएवर। दुनिया भर में एलीट होती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बैंकॉक में
बांग्लादेश में इलीट नहीं है, पर पाकिस्तान की इलीट जो है ना उसको हमने गलत ओपीएम पे लगा दिया है। वो ओपीएम है डॉलराइजेशन का, गोल्ड का और रियल एस्टेट का, बिकॉज हमने इंसेंटिव ही इन 3 चीजों में रखा हुआ है। तो ट्रेडर ये समझता है कि मैं यही ट्रेड करता चला जाऊंगा ना और ट्रेडिंग इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, तो वेरी गुड, बिकॉज हम रियल एस्टेट को टैक्स नहीं करना चाहते, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को टैक्स नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान की रिटेल और होलसेल जो कि 60% है पाकिस्तान की हुजम का, उसको टैक्स नहीं करना चाहते। अब सादिया ये बात सख्ती की नहीं है, सादिया ये बात इंसेंटिव क्रिएट करने की है। आपको अगर इंसेंटिव ये ना हो कि आप अच्छा प्रोग्राम करेंगी तो आप प्राइम टाइम पे रहेंगी, तो आप भी ये कहेंगी कि ठीक है, यू नो आई विल रिलैक्स आल्सो, मैं काम करूं या ना करूं। दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। इलीट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इलीट से हम पैदावारी काम लेने की बजाय हम उनके पैसे गलत कामों में लगा रहे हैं। अगर आप आज डॉलराइजेशन उड़ाना शुरू करते हैं इस मुल्क में, किस मुल्क में होता है, बाकी मुल्क में रह के देखिए, मैं 2 मुल्कों में रहा हूं दुनिया में, बल्कि 3 मुल्कों में रहा हूं, आप जाके उनकी करेंसी के अलावा कोई करेंसी खरीद ही नहीं सकते। हमने पाकिस्तान में ये अलाउ किया हुआ, पाउंड रखें, यूरो रखें, डॉलर रखें, इन चीजों से डी डॉलराइज करना है इकोनॉमी को। अब ये इसलिए नहीं होता, एक तो एलीट को गलत इंसेंटिव दिया हुआ है, दूसरा ये है कि वो जो एलीट है उस पे हम हैवी हैंडेड कभी भी नहीं आए। पाकिस्तान तो बहुत इजी मुल्क है, हमने कभी हैवी हैंडेडनेस तो दिखाई ही नहीं है। हमने कहा नहीं है कि यार आपने टैक्स नहीं दिया तो अल कपून को उन्होंने अमेरिका में पकड़ लिया था, मर्डर पे नहीं पकड़ा था, पर टैक्स हमने कभी कोई एग्जाम्पल सेट की नहीं की। फिर obviously everyone got involved with doing the 3 things जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमी में जो पैदावारी सलाहियत है एग्रीकल्चर की, वो कमजोर होती चली गई। लोग ट्रेड इकोनॉमी बनाते हुए आसानी से रिटेल, होलसेल, ये जो हमारी रियल एस्टेट है इसमें जाते चले गए और मुल्क से पैसा बाहर ले जाते चले गए। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, क्योंकि ऑनेस्टली ये एक आम आदमी का ना एक ओपिनियन यही है, जो तासुर उसको मिलता है कि जी पाकिस्तान में अगर आपने रहना है ना तो आपने डॉलर लेके खरीद के रख लें, लॉकर्स में रख लें, कहीं रख लें, आप सोना जो है वो जमा करना शुरू कर दें, या पैसा जो आपने बनाना है ना तो ज़मीन खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, इसके अलावा पैसा बनता नहीं है। मेरे पास टाइम थोड़ा, मुझे बताइएगा कि अगर हम गुर्बत की बात करते हैं तो आप 40% अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं जो खते गुर्बत से नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, 6% से बढ़ के अगेन 10% पे आ गई, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था। कैसे करेंगे आप? जॉब क्रिएशन जो है वो नहीं हो पा रही है मुल्क के अंदर। आपका जो इतनी बड़ी आबादी में जो यूथ है वो रोज़ बरोज़ जो है वो मज़ीद कहना चाहिए कि डिसअपॉइंट ही होता चला जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में। तो सादिया, मैं हमेशा बहुत ही कलीदी गुफ्तगू करता हूँ, तो मैं आपको सबसे बढ़ के कहता हूँ कि देखिए ना, सबसे पहले तो हमें ये दर्स देना पड़ेगा पाकिस्तान में कि हम 60 लाख बच्चे हर साल पैदा करते हैं। ये 2 इस्लामाबाद के हम हर साल पैदा करते हैं। इतना बड़ा हमारा आज भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.55% है। हमारे नेबर्स जो हैं वो 1-1.5% पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा हमें। हम अगर इस तरह चलते जाएंगे सादिया, ये बात नहीं बनेगी। ये आबादी कंट्रोल करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहली चीज है। दूसरी बात यह कि हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करें। आप माँ की सेहत से लेकर आप ये देखिए कि आपके इस वक्त 40% बच्चे स्टंटेड हैं, आपके 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। दिस इज व्हाई आई से दिस इन पाकिस्तान। अब आप आगे चलें, नौकरियां तो देखिए तब क्रिएट होंगी कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट आएगी मैन्युफैक्चरिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग आएगी पाकिस्तान की जमीन को खोद के रॉक्स निकालने में, वो मैन्युफैक्चरिंग आएगी, वो इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इसी चीज में है, पर उसके लिए पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि मैं रियल स्टेट खरीदने की बजाय ये समझूं कि मैं जूता बनाऊंगा, जूता दुनिया में बेचूंगा, तो मेरा भी मुनाफा है और मुल्क का भी मुनाफा है, और मैं हैवी हैंडेड आऊं। ये कैरेट एंड स्टिक लाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं और इतना एक्सपोर्ट नहीं करते तो स्टेट को उस पे हैवी हैंडेड आना पड़ेगा। आपको पूरा स्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा, और फिर वी कैन hope for the better in Pakistan. Dr. Khaqan Najib, thank you very much for joining us. Wiltshire, stay tuned. गजा पर इस्राएली वहशियाना बमबारी का आज 9वां दिन था।
9 दिन की वहशियाना बमबारी के दौरान अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2300 से बढ़ चुकी है। हजारों टन जदीद असलहा गजा में गिराया जा चुका है, जिससे हजारों की तादाद में घर, सरकारी इमारतें, अस्पताल और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी रुक चुकी है। बिजली अब नायाब हो चुकी है। फलस्तीनी अवाम की आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। फलस्तीनी अवाम इसराइल के हाथों नस्लकुशी के खतरे से दो चार हैं। गजा की निहत्ती अवाम के खिलाफ इजरायली जारहियत अमरीकी आशीर्वाद से जारी है। अमरीका ही वो वाहिद ताकत है जो इजरायली हुक्मरान जमात को तहम्मुल का मुजाहरा करने की सलाह दे सकता है। मगर अमरीका की तरफ से तहम्मुल पर जोर तो एक तरफ, अमरीका में मौजूद पॉलिसी मेकर्स और सीनियर ओहदेदार बशमूल अमरीकी सदर जो बाइडन भी जंग को बढ़ावा देते हुए नजर आए। इजरायली जारहियत की हिमायत अमरीका की मशरिक वस्ता में खारजा पॉलिसी के लिए जहर कातिल साबित हो सकती है। गजा पर मुसलसल जारी रहने वाले हमले से मॉडर्न तारीख का एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मशरिक वस्ता में इजरायली तन्हाई में मजीद इजाफे के साथ मुस्तकबिल में सलामती को दो चार खतरात में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब अगर अमरीका के खारजा पॉलिसी चैलेंजेस को देखा जाए तो इजराइल को मुकम्मल छूट देने से यूक्रेन और मशरिक वस्ता में अमरीकी मुफादात को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा पहले से बढ़ जाएगा और खत्ते में चीन के असर रसूख को बढ़ने से रोकना नामुमकिन होगा। गजा पर 9 दिन के फजाई हमलों से अमरीका को मशरिक वस्ता में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर इजराइल की जानिब से गजा शहर को 24 घंटों में खाली कर देने के अल्टीमेटम ने इंसानी अलमिया पहले से ज्यादा शदीद कर दिया है, जिसके बाद मशरिक वस्ता के ममालिक से रद्द-ए-अमल का आगाज हुआ। सऊदी अरब ने पहल करते हुए इजराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के लिए होने वाले मुज़ाकरात को मुअत्तल करते हुए अमरीकी हुक्काम को भी आगाह कर दिया। यहाँ आपको याद कराते चलें, सऊदी अरब इजराइल मुज़ाकरात मुअत्तल करने की रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इजराइल से होते हुए सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा के साथ हंगामी मुलाकात करते हुए हमास के हमले के बाद इकट्ठे काम करने पर जोर दिया था। गजा पर इजरायली मजालिम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी की रिपोर्ट्स की मौजूदगी में सऊदी हुकूमत भी शदीद दबाव का शिकार थी। सऊदी सहाफ़ी हिशाम अल-गानिम का कहना है कि सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात का इक़दाम अमरीका की ख्वाहिश थी, जिसे सऊदी अरब ने उसी सूरत कबूल किया था कि अगर अमरीका फ़लस्तीन के तनाज़े को कोई हल पेश कर सके जिसे फ़लस्तीन भी तस्लीम करे, मगर हकीकत में इजराइल इस बात पर तैयार नहीं था। दूसरी जानिब गजा में इंसानी जानों के ज़िया के बाद अमरीका को मिस्र की जानिब से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल, अमरीका और मिस्र के माबैन मुआहदे के नतीजे में 2 दिन की ताख़ीर से मिस्र ने राफा बॉर्डर के जरिए अमरीकी शहरियों को गजा से इनखला की इजाज़त दी। इससे कबल मिस्र ने राफा बॉर्डर के जरिए अमरीकी शहरियों को गजा से इनखला की इजाज़त देने से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक गजा की पट्टी में पानी, खुराक, तिब्बी सामान और दीगर इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त का मुआहदा नहीं होता, हम क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं देंगे। मिस्र का राफा बॉर्डर क्रॉसिंग वो वाहिद रास्ता है जो इजरायली कंट्रोल से बाहर है, जबकि इजराइल तमाम ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई रास्ते पहले ही बंद कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर, तुर्की और मिस्र राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए बुनियादी अशिया की फराहमी के लिए बातचीत का आगाज कर चुके हैं, मगर इजरायली फ़ज़ाइया ने राफा बॉर्डर पर गजा की तरफ बमबारी करके रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जिससे इमदादी काम पहले से ही मुश्किल हो चुका है। आज का एडिटोरियल हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए वाज़े करते हैं कि अगर अमरीका ने इजराइल पर दबाव बढ़ाते हुए जंग की पेशबंदी ना की तो मशरिक़ वस्ता में 1948 के बाद एक बार फिर एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले लेगा और गजा के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर होंगे। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात में पहले वाली गर्मजोशी नहीं रहेगी और खित्ते में चीन के असर रसूख में मजीद इजाफा होगा, जो अमरीका के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.